नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को उत्कर्ष पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर वर्षिकांक 2022 की जो ये बुक आई है नई नई, इस बुक के जितने भी करंट अफेयर हैं सारे करंट अफेयर को मैं पढ़ाऊंगा। इसमें जो गौरव सर करंट अफेयर पढ़ाते हैं उनके करंट अफेयर का पूरा निचोड़ इस बुक में दिया गया है। दोस्तों, इस बुक के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को क्रम से पढ़ाया जाएगा। पहले मैं आप लोगों को इस बुक को दिखा देता हूं। इसमें आप देख सकते हैं, यह बुक जो है आपका, देखिए यहाँ पे इसमें जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 की जितनी भी घटनाएं हुई हैं सारी की सारी घटनाएं इसमें दी गई हैं। आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो क्या विशेष है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है। फिर आप आर्थिक और खेल परिदृश्य के बारे में भी बताया गया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, पुरस्कार, सम्मान, चर्चित व्यक्तित्व, योजनाएं, मिशन, अभियान, सम्मेलन एवं कार्यक्रम, प्रमुख दिवस और पुस्तक। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे भी देखिए क्या क्या और दिया है। जो लंदन टॉप टॉपिक है इसमें वो है आपका फीफा विश्व कप 2022, कॉमनवेल्थ गेम 2022, नोबल पुरस्कार 2022, स्टैचू ऑफ इंडिया, टोक्यो ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक, भारत के 75 रामसल स्थल, 36वें राष्ट्रीय खेल, आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो ये सारे के सारे इसमें टॉपिक दिए गए हैं। सारे टॉपिक को मैं धीरे धीरे कंप्लीट कराऊंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके जो विषय सूची है यानी अनुक्रमणिका, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा सकता है इसमें। तो यहाँ पे क्रम से यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका वर्तमान पदाधिकारी के हैं, फिर राज्यों के, भारतीय राज्यों के शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं। देखिए पूरे के पूरे इसमें दिया गया है दोस्तों। और ये टोटल आपका 280 पेज का। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि लास्ट में वन लाइनर फैक्ट भी दिया गया है जिसमें आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस शायरी से, जो गौरव सर का बहुत फेमस शायरी है। माँ तेरे पसीने के हर बूंद को, माँ तेरे पसीने के हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को। इसमें हम आ जाते हैं दोस्तों, जो इसका पहला टॉपिक वो है वर्तमान पदाधिकारी। इस वर्तमान पदाधिकारी की इस पेज को थोड़ा सा हम जूम करते हैं। तो इसमें जो देखिए क्रम से सारे के सारे मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। देखिए ये संवैधानिक पदाधिकारी हैं, ठीक है। तो इसमें जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है और ये 15वें नंबर की हैं, ठीक है। कितने नंबर की हैं? 15वें नंबर की है। वैसे तो सभी लोगों को याद ही होगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़। कौन है? श्री जगदीप धनखड़, ये 14वें नंबर के हैं। तो देखिए कभी कभी नंबर भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो नंबर भी आप लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। आगे है आपके प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आपके 15वें नंबर के हैं, नरेंद्र मोदी जी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं और ये 15वें नंबर के हैं। इनको तो आप जानते ही होंगे। आगे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़, जो 50वें नंबर के हैं। ये आप जरूर याद करिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री DY चंद्रचूड़, जो 50वें नंबर के हैं। तो ये नंबर जरूर आप लोग याद किया करिएगा। उसके बाद है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी जो है श्री R वेंकटमणि, जो 16वें नंबर के हैं। कौन है? श्री R वेंकटमणि, जो 16वें नंबर के हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार, जो 25वें नंबर के हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और ये 25वें नंबर के हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG जिसे कहा जाता है, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। अगला जो देखेंगे तो ये है संसदीय पदाधिकारी। संसदीय पदाधिकारी में पहले देखेंगे तो सभापति राज्यसभा के ये हैं श्री जगदीप धनखड़। एक बात जान जाइएगा दोस्तों, जो सभापति होते राज्यसभा के वो हमारे उपराष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे उपराष्ट्रपति जैसे हम ऊपर आपको दिखाई हैं कि ये जगदीप धनखड़ है, जो 14वें नंबर के हैं, ठीक है। तो यही क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभापति राज्यसभा के। ये हमेशा ही होगा। सभापति पूछ भी लिया जाए तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होगी। आप लोग उपराष्ट्रपति को ही टिक करिएगा। तो श्री जगदीप धनखड़ क्या हो जाएंगे? सभापति राज्यसभा के। उपसभापति देखेंगे राज्यसभा के तो ये हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और अध्यक्ष लोकसभा के तो ओम बिरला हैं। और कौन सी लोकसभा है? तो 17वीं लोकसभा है, ठीक है, 17वीं।
आगे है महासचिव लोकसभा के तो उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। और महासचिव जो राज्यसभा के हैं वे हैं प्रमोद चंद्र मोदी। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में पीसी मोदी भी कहा जाता है, पीसी मोदी। ओके, अगला जो है आपका वह है सशक्त सेना प्रमुख। सेना प्रमुख के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष हैं। वायुसेना अध्यक्ष देखेंगे तो विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी। देखिए क्रम तो इन लोगों का याद करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम क्रम भी आपको धीरे धीरे याद करवाते चलेंगे। तो ये 27वें नंबर के हैं। पहले इनको देख लेते हैं। नौसेनाध्यक्ष जो है एडमिरल आर हरि कुमार है। कौन है? आर हरि कुमार। याद कैसे करेंगे? सबसे पहले ये भी दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले जो नौसेनाध्यक्ष हैं 1वें नंबर पे हैं, 25वें नंबर पे हैं। ठीक है, तो अब ये नौ है। नौ मतलब होता है पानी, पानी मतलब समुद्र कह सकते हैं। जब देखेंगे तो हरि मतलब इसमें आ रहा है भगवान विष्णु का नाम। तो आप कह सकते हैं कि भगवान विष्णु कहाँ पे हैं? बैकुंठ धाम में। जो बोला था कि क्षीर सागर में है, तो एक सागर मतलब उससे रिलेट कर लेंगे और यहाँ पे हो जाएंगे हरि कुमार नौसेनाध्यक्ष। थल सेनाध्यक्ष वैसे सभी लोगों को पता ही होगा, मनोज पांडे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे और ये 29वें नंबर के हैं। और वायुसेनाध्यक्ष जो हैं विवेक राम चौधरी हैं। ये आप लोग ऐसे याद करें। अब देखिए क्रम कैसे याद करेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारी थल सेना सबसे स्ट्रांग है, तो ये सबसे आगे रहेगी, मतलब 29 नंबर पे रहेगी। उसके बाद हमारी वायुसेना है तो वह 27 नंबर पे रहेगी। हर दो का गैप कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद नौसेना हमारी है तो वह 25 नंबर। मैं आप लोगों को सेना के बारे में ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते हैं, बस मैं आप लोगों को याद करवाने की बात बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। महानिदेशक देखेंगे सीमा सुरक्षा बल एनबीएसएफ के हैं, वे हैं पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल के यानी बीएसएफ के। समुद्री सुरक्षा समन्वयक के हैं जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार हैं समुद्री सुरक्षा समन्वयक। अब महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के हैं अतुल करवाल। कौन है? अतुल करवाल। महानिदेशक सशक्त सीमा बल के हैं अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह। ये हैं सशक्त सीमा बल के। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हैं, ये हैं एस एल थाउसेन। कौन है? एस एल थाउसेन। अगला है महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हैं, ये हैं शीलवर्धन सिंह। कौन है? शीलवर्धन सिंह। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका अन्य प्रमुख अधिकारियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें कैबिनेट सचिव देखेंगे तो राजीव गौबा। गौबा है राजीव गौबा कैबिनेट सचिव। विदेश सचिव देखेंगे तो विजय मोहन क्वात्रा हैं। विजय मोहन क्वात्रा जो हैं ये विदेश सचिव हो जाएंगे। गृह सचिव देखेंगे तो अजय कुमार भल्ला हैं। तो देखिए इनको कैसे याद कर लेंगे। तो भाला वाला हमारे घर में रहता है ना, तो मतलब गृह मतलब घर हो जाएगा, तो घर में भाला रहता है तो अजय कुमार भल्ला हो जाएंगे। क्योंकि आगे देखेंगे इसमें रक्षा सचिव। रक्षा सचिव देखिए रक्षा कौन करता है? विष्णु भगवान। इनको कहा जाता है गिरिधर, मतलब गिरी पहाड़ को जब अपने क्या होता है कनिष्ठ अंगुली पे जब उठा लिए थे गोवर्धन पर्वत को, तो इसलिए उनको गिरधर कहा जाता है। तो ये हमारी रक्षा किए थे तो रक्षा सचिव हो जाएंगे गिरधर अरमाने। क्या हो जाएंगे? गिरधर अरमाने। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लगभग सभी को याद होगा, ये है अजीत कुमार डोभाल जी। कौन है? अजीत कुमार डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार देखेंगे तो अजय कुमार सूद हैं। तो अजय कुमार सूद क्या है? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार के। ठीक है, अगला देखेंगे मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वे हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन। देखिए जब हमारे आर्थिक सलाहकार हैं जो अनंत हैं, आप समझ सकते हैं कि पैसा इनके पास है लेकिन ये क्या है? अनंत है, तभी तो ये सलाहकार बने पैसा के मामले में। तभी तो आप कह सकते हैं कि अनंत नागेश्वरन हो जाएंगे। ठीक, आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए अगर ये ट्रिक है, अगर कहिएगा तो मैं सारे ट्रिक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन क्या है कि ये बुक बहुत बड़ी है ना, तो अगर मैं ट्रिक पढ़ाता जाऊंगा तो ये मतलब लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोग कहिएगा तो अलग से मैं उस लेक्चर को अगर ट्रिक्स के साथ पढ़ना होगा तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं कमेंट में आप लोगों को उसके अनुसार ट्रिक भी बताते चलूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों।
आगे हैं आपके भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। सूचना आयुक्त मुख्य कौन है? तो एस वर्धन कुमार सिन्हा है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? एस वर्धन कुमार सिन्हा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त देखेंगे तो सुरेश एन पटेल हैं। कौन है? सुरेश एन पटेल है। निदेशक देखेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के हैं तो ये हैं तपन कुमार डेका। कौन है? तपन कुमार डेका जी हैं। उसके बाद देखेंगे महानिदेशक रिसर्च और एनालिसिस विंग के हैं सामंत कुमार गोयल। कौन है? सामंत कुमार गोयल जी हैं। ये क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रा भी हम लोग कहते हैं, उनके अध्यक्ष हो जाएंगे सामंत कुमार गोयल। उसका देखेंगे अध्यक्ष नीति आयोग के, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है हमेशा हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं, चाहे कोई भी हो। तो इसमें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष देखेंगे नीति आयोग के तो ये हैं डॉक्टर सुमन बेरी। कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी हो। सीईओ नीति आयोग के तो परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के हैं डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी। अध्यक्ष देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के हैं तो ये हैं रेखा शर्मा जी। कौन है? रेखा शर्मा। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के हैं प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के हैं यश किशोर। यश किशोर। अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के हैं एन के सिंह। कौन है? एन के सिंह। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष देखेंगे तो हंसराज गंगाराम अहिर। हंसराज गंगाराम अहिर। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हैं हर्ष चौहान। हर्ष चौहान। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हैं प्रोफेसर विजय सांपला। प्रोफेसर विजय सांपला। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के हैं इकबाल सिंह लालपुरा। लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा। अध्यक्ष आर्थिक सलाहकार परिषद के हैं डॉक्टर विवेक देवराय। कौन है? विवेक देवराय। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के हैं सीबीडीटी जिसे कहा जाता है, उसके हैं नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता। अध्यक्ष देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के हैं एस एन सुब्रमण्यम। एस एन सुब्रमण्यम। अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के हैं अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हो जाएंगे अध्यक्ष या गवर्नर जिसे कहा जाता है तो ये हो जाएंगे शशिकांत दास। ये तो आपको सबको याद होगा, गवर्नर सबको पता ही होगा, शशिकांत दास जी हैं। अध्यक्ष देखेंगे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण पीडी बघेला। पीडी बघेला। चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड के हैं तो अनिल कुमार लोहाटी जी हैं। कौन है? अनिल कुमार लोहाटी जो हैं यह चेयरमैन और सीईओ हैं रेलवे बोर्ड के। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे सेबी कहा जाता है, उनके हैं माधवीपुरी बुंच। माधवीपुरी बुंच। अध्यक्ष केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रसून जोशी हो जाएंगे। अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हैं निधि छब्बर जी। कौन है? निधि छब्बर जी हो जाएंगी। अगला है अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो कहा जाता है यश सोमनाथ। कौन है? यश सोमनाथ है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को हो जाएंगे तो समीर बी कामत। कौन हो जाएंगे? समीर बी कामत जी हो जाएंगे। नाबार्ड के अध्यक्ष देखेंगे तो केवी साजी। केवी साजी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त देखेंगे तो राजीव कुमार। राजीव कुमार। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो है आपका टॉपिक है वह है, देखिए यहाँ पे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ठीक है, तो ये सारे की सारी चीज़ है और आप लोगों को ऐसे ही आपको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है क्योंकि पेज बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। पहले हम राजधानी देख लेते हैं, फिर मुख्यमंत्री, ऐसे ही हम टिक करते जाएंगे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी तो सबको भी याद होगा, शिमला होगा। और जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस पेज को थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। आप लोगों को अगर थोड़ा सा आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जूम इन कर देंगे तो इसे भी दिखेगा आप लोगों को। तो यहाँ डायरेक्ट हम पूरा पेज एक साथ पढ़ सकते हैं ना। फिर देखिए आगे, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? शिमला। मुख्यमंत्री हो जाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल हो जाएंगे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून और गैरसैंण होती है। कौन सी? देहरादून और गैरसैंण होती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी और राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ये अतिरिक्त प्रभार इस समय यही संभालने हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। अगला हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं
बंडारू दत्तात्रेय। राजस्थान के राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। देखिए ये सारे अपडेटेड है जनवरी तक, ठीक है। इसमें आप लोगों को जनवरी 2023 तक अपडेटेड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। आगे हैं बिहार। बिहार की राजधानी पटना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। झारखंड की राजधानी रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश वैश्य। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया यूके, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपका महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। गोवा। मुख्यमंत्री राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं, जी हाँ, ठीक है। आगे आपका देखेंगे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। कौन है? बसवराज बोम्मई और राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और RA रवि जो हैं यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। विश्वभूषण हरिचंद्र यहाँ के राज्यपाल। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री। तमिली साई सुंदरराजन यहाँ की राज्यपाल। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल हो जाएंगे डॉक्टर CV आनंद बोस। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हो जाएंगे गंगा प्रसाद। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल हो जाएंगे डॉक्टर BD मिश्रा। असम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो राज्यपाल जगदीश मुखी अतिरिक्त प्रभारी संभाल रहे हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मुख्यमंत्री M बीरेन सिंह, राज्यपाल ला गणेशन। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मुख्यमंत्री जोराम थांगा और हरिबाबू कंभनपति यहाँ के राज्यपाल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री मणिक साहा और सत्यदेव नारायण R यहाँ के हो जाएंगे राज्यपाल। मेघालय की राजधानी शिलांग। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और राज्यपाल हो जाएंगे डॉक्टर BD मिश्रा जो अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। अब देखते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो यहाँ के केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहला जम्मू कश्मीर और इसकी राजधानी हो जाएगी श्रीनगर और जम्मू। और यहाँ के उपराज्यपाल होंगे मनोज सिन्हा। जिससे देखिए राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश के ज़्यादातर उपराज्यपाल ही होते हैं, तो यहाँ पे मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है। लद्दाख की राजधानी लेह हो जाएंगी और यहाँ के उपराज्यपाल हो जाएंगे राधा कृष्ण माथुर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। उपराज्यपाल हो जाएंगे या प्रशासक कह सकते हैं बनवारी लाल पुरोहित। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उपराज्यपाल हैं यहाँ के। दादरा और नगर हवेली एवं दमन द्वीप और इसकी जो राजधानी है वह है दमन और यहाँ के जो प्रशासक हैं वे है प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। आगे हैं पांडुचेरी का देखेंगे तो ये हैं पांडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। यहाँ के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी और उपराज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। लक्षद्वीप राजधानी कवरत्ती और इसके राज्यपाल हो जाएंगे प्रफुल्ल पटेल जो अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। उसके बाद देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह राजधानी पोर्ट ब्लेयर। क्या है? राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ के जो आपके उपराज्यपाल हैं एडमिरल DK जोशी। कौन है? DK जोशी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अब पूरे
परिदृश्य के बारे में एक पूरा 2-2 लाइन का जितने भी करंट है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जब वन लाइनर पढ़ेंगे ना आप लोग तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। तो सबसे पहले हम इस पेज को हम थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय जो है 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है, तो ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रहेगा 29 अगस्त, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, यहाँ से स्टैटिक जीके भी आपका क्लियर होगा। तो ये मत सोचिएगा कि इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय। तो पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय के बारे में देखेंगे तो 1 जनवरी 2022 को उच्च न्यायालय भारत का पहला केरल उच्च न्यायालय, कौन सा? केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है। कागज रहित कोर्ट पहला कौन बना है? तो केरल उच्च न्यायालय, जिसकी उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया। ई फ्लाइंग और कागज रहित अदालत न्याय की विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन के बारे में देखेंगे तो चीन से, अब देखिए विश्व की बात हो रही है अब, तो चीन की संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? चीन के संघाई प्रांत में। और इसी के साथ संघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई जो है 831 किलोमीटर हो गई है। यह विश्व भर में सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क बना है। संघाई चीन की यांगत्सी नदी के दक्षिणी मुहाने पे स्थित है। देखिए ये जो है आपका यह स्टैटिस जीके हो जाएगा कि संघाई जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्या हो जाएगा? यांगत्सी नदी। अगला, भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य, इसके बारे में देखेंगे तो केंद्र सरकार की उज्ज्वला और उत्तर प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोल दिए हैं, यहाँ पे प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश की योजना थी गृहिणी सुविधा योजना, ठीक है। थोड़ा सा मुझसे कन्फ्यूजन हो गया है, तो गृहिणी सुविधा योजना कहाँ की हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। पहला रेबीज मुक्त, अब देखिए यहाँ पे जो गौरव सर पढ़ाए थे वो बताया गया थे एक्स्ट्रा में, तो ये आप देख सकते हैं पहला रेबीज मुक्त राज्य जो है गोवा। पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य ये भी क्या है? गोवा ही है, ठीक है। तो ये दोनों आप याद जरूर कर लीजिएगा। आगे है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। त्रिकोमाली टेल टैंक फार्म, श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ त्रिकोमाली टेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। यह त्रिकोमाली के गहरे पानी के स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना बे में स्थित है। इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत और श्रीलंका के समझौते 1987 में की गई थी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई, तो इसके बारे में देखेंगे तो अल्फ़ाबेट की स्वामित्व वाली गूगल ने 4 जनवरी 2022 को कंपनी की क्लाउड डिवीजन ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। किसका किया अधिग्रहण? सिंप्लीफाई का। सिंप्लीफाई अमोस ईस्टर्न के नेतृत्व वाली स्टार्टअप है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई सिक्योरिटी के साथ साथ ऑटोमेशन और रिस्पांस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कोम्पल टॉय क्लस्टर, कर्नाटक के 400 एकड़ जमीन पर निर्मित कोप्पल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है जो मार्च 2022 में संचालित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, देखिए IISA, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जगह ये पूछा भी जाता है, तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन
अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। ये पहला याद कर लीजिएगा। उसके बाद भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर के जे श्रीनिवासन की मौजूदगी में एंटीगुआ और बारमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए। पिछले वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका 101वें सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है एक भारतीय पहल है, चूंकि ये भारत की ओर से अपनाया जाता है, भारत की एक पहल है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, जिसे भारत की प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में COP 21 में 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसका प्राथमिक कार्य जो है वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को प्रेरित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है और इसका मुख्यालय भारत में स्थित है और अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। तो भारत में कहाँ पे? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, ये भी जान जाइएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। ओपन राख संग्रहालय, ओपन राख संग्रहालय के बारे में देख लेते हैं। तो ओपन राख केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कौन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन राख, कहाँ पे? तेलंगाना में, हैदराबाद के तेलंगाना में भारत के पहले ओपन राख संग्रहालय का उद्घाटन किया। भारत में हैदराबाद रियासत का विलय 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया। देखिए ये आपका स्ट्रैटेजी के है। तो कब ऑपरेशन पोलो, कभी कभी पूछ लेता है कि हैदराबाद का विलय किस ऑपरेशन के थ्रू हुआ था, तो ऑपरेशन पोलो हो जाएगा। कब किया था? 1948 में। हैदराबाद जो है मुंशी नदी के किनारे स्थित है। ब्लू बुक, अब ब्लू बुक के बारे में देखेंगे तो 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफिला पंजाब के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों के कारण ठहरा गया, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताई गई। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे प्रदर्शनकारियों को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक नियमों का पालन नहीं किया था, ठीक है। अब ब्लू बुक होता क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ब्लू बुक जो है एक तरह का गाइडलाइन का एक समूह है, जिसमें कि किसी भी वीआईपी की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी लिखी रहती है। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी एलपीजी के पास है और एलपीजी की ब्लू बुक के हिसाब से पीएम सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। इस ब्लू बुक में पीएम सिक्योरिटी में फॉलो की जाने वाली गाइडलाइन की पूरी जानकारी लिखी होती है और उनके हिसाब से ही प्रोटोकॉल तय की जाती है, तय होता है। ब्लू बुक के अनुसार सिर्फ एलपीजी को ही नहीं बल्कि स्टेट पुलिस को भी इस हिसाब की व्यवस्था करनी होती है, इनके हिसाब से व्यवस्था करनी होती है और गाइडलाइन के हिसाब से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को तय किया जाता है। अगला है, इसी वजह से पंजाब पुलिस पर भी इसकी अनदेखी करने के आरोप लगे। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सचिवालय के सचिव सुरक्षा सुधीर कुमार सक्सेना ने की थी। किसने की थी? तो सुधीर कुमार सक्सेना ने। उसके बाद देखेंगे इंदु मल्होत्रा कमेटी। अब इस कमेटी के बारे में भी देख लेते हैं। तो इंदु मल्होत्रा कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की जनवरी 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा की चूक की जांच करने के लिए 5 सदस्य समिति की अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया है। इंदु मल्होत्रा जो है सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। वह पहली ऐसी महिला अधिवक्ता है जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। अगला देखेंगे भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन के बारे में। तो 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोहा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में देखेंगे तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष जो हैं मनोज कुमार हैं। कौन है? मनोज कुमार हैं। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम
उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस आयोग ने 17-18 में हनी मिशन कार्यक्रम शुरू किया था। अगला देखेंगे जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल, इसके बारे में देखेंगे तो भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की है। प्रधान रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के 12 अन्य अधिकारी गत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। हाल ही में जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला जो है आप चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस के बारे में देख लेते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने एक नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी 3 रक्षा बलों के नियमों के संशोधन हेतु 7 जून 2022 को एक गजट अधिसूचना जारी की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित 3 सैन्य बलों के नियम में बदलाव किया गया, जिसके तहत तीनों सेनाओं में 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी को सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान है। आगे देखेंगे इंडोनेशिया की नई राजधानी। तो इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को जकार्ता से जंगल युक्त बोर्निया द्वीप में 2000 किलोमीटर दूर एक साइट पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दी, जिसे नूसंतारा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? नूसंतारा। नई राजधानी नूसंतारा बोर्निया के इंडोनेशिया हिस्से पे पूर्वी कलिमंतान प्रांत में लगभग 56,180 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी, जिसकी सीमाएं जो है मलेशिया और ब्रुनेई के साथ मिलती है। इस कदम को पहली बार अप्रैल 2019 में राष्ट्रपति जोको विडोडो ने समुद्र के बढ़ते स्तर और घनी आबादी वाला जावा द्वीप पे सर्वाधिक भीड़ का हवाला देते हुए उठाया था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक शहर का 1/3 हिस्सा पानी के नीचे समा सकता है। वर्ष 1949 में देश के स्वतंत्र होने के बाद जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी रहा। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। आगे देखेंगे एटानो 225 मारिया, इसके बारे में देखेंगे। तो यूक्रेन और रूस युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटानो 225 मारिया तबाह हो गया। कौन सा? एंटानो 225 मारिया यूक्रेन और रूस युद्ध में। यहाँ पे तो यूक्रेन और रूस युद्ध में क्यू के पास मौजूद एयरफील्ड में खड़ा यह विमान रूस की गोलाबारी में नष्ट हो गया। विमान का नाम AN 225 मारिया था, जिसका यूक्रेनी भाषा में अर्थ होता है सपना। ठीक है, अब सपना का मतलब अपना सपना मत समझ लीजिएगा। और यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं ये है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जी हैं। कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अगला देखेंगे तो प्रधानमंत्री संग्रहालय। 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। देखिए 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया 2022 में। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। पहले इस संग्रहालय को नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था। विश्व में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे हो रहा है? तो देखेंगे तो 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पे जैसलमेर राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगवाला में खादी के कपड़े से बना विश्व का है सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र स्थल है। यह स्मारक राष्ट्रीय ध्वज जो है 225 फीट लंबा, कितना है? 225 फीट लंबा और 125 फीट चौड़ा है। यह स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज भारतीयता की सामूहिक भावना के साथ साथ खादी शिल्पकला की विरासत का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को 12 जुलाई 1947 में को अपनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र
डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल और सेंटर ऑफ मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सीमेट के सहयोग से 86.41 करोड़ रुपए में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है केरल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? केरल में। यह भारत का पहला ग्राफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D इनक्यूबेटर होगा। इस परियोजना को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी देखेंगे तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। यह सेटअप जो है स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस में होने वाले वर्ष 2024 से पैरा ओलंपिक में भारत की पदक संभावनाओं को सुधार करेगा। किसको करेगा? तो 2024 में पैरा ओलंपिक की भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा। आगे देखेंगे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, इसके बारे में देखेंगे तो भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह दिवस जो है स्टार्टअप संस्कृति को भारत के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुँचाने और बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुभारंभ के बाद वर्तमान में भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विश्व में तीसरा स्थान है। स्टार्टअप का बृहद रूप से यूनिकॉर्न कहलाता है। स्टार्टअप का बृहद रूप क्या कहलाता है? यूनिकॉर्न। ठीक है, जो फिजिक्स वाला आपका बना था 101वां यूनिकॉर्न कंपनी, वही आप कह सकते हैं। स्टार्टअप पहले किया, उसका तो क्या बन गया? यूनिकॉर्न बन गया। तो यह इसका बृहद रूप होता है स्टार्टअप का। ठीक, भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव। नैपकिन मुक्त गांव के बारे में देखते हैं। पहला तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 13 जनवरी 2022 को एर्नाकुलम जिले के एक छोटे से गांव, कौन सा छोटा सा गांव? कुबलुंगी, जहां लुंगी ही लुंगी, जिससे लुंगी डांस आप लोग देखे थे, कुबलुंगी को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया। इसके पूर्व इस गांव ने भारत के पहले मॉडल, आप बियर वाला मॉडल मत समझ लीजिएगा, पर्यटक गांव के रूप में भी प्रशंसा की थी। यह कदम जो है अल्वाइकाई पहल का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अवलकाई पहल का हिस्सा है, जिसे HLL प्रबंधन अकादमी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की थिंगल योजना के सहयोग से एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र में लागू किया गया है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। आगे है आपका एयर इंडिया। क्या है? एयर इंडिया। 27 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? टाटा सन्स को। इस ऋण में डूबी हुई एयर इंडिया के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO जो हैं कैंपबेल विल्सन है। कौन है? कैंपबेल विल्सन है। इसके साथ ही टाटा समूह ने एयरलाइंस के राष्ट्रीयकरण के 69 वर्ष बाद एयर इंडिया का स्वामित्व हासिल कर लिया है। टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100% इक्विटी शेयर मिले हैं। एयरलाइंस की स्थापना वर्ष 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी। वर्ष 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया और नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था। अगला जो है वह है आपका राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022। इसके बारे में देखेंगे तो 10 से 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। इसका आयोजन जो है लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका जो उद्देश्य है वह 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की आवाज़ सुनना है, जिन्हें वोट देने की अनुमति नहीं है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक, आगे लोकसभा सदस्य की न्यूनतम जो आयु होती है 25 वर्ष होती है और राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे गेल कहा जाता है, ने मध्य प्रदेश के इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है। इंदौर में कार्यरत HPCL के साथ गेल की संयुक्त उद्यम जेवी कंपनी अवंतिका गैस लिमिटेड को
हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। भारत का पहला कोयला मेथेनॉल पायलट संयंत्र, तो इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से मेथेनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया। इसका निर्माण जो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा भेल के द्वारा किया गया है। भेल द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और स्थापित 0.25 टीपीडी क्षमता का सीटीएम पायलट संयंत्र वर्तमान में राख की उच्च मात्रा वाले भारतीय कोयले से 99% से अधिक शुद्धता के साथ मेथेनॉल का उत्पादन कर रही है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट तथा पीट कोयले के प्रकार हैं। ये आप जरूर याद कर लीजिएगा कि यह कोयले के प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है महात्मा गांधी के नाम पे मेट्रो स्टेशन का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविश कुमार जगन्नाथ ने 20 जनवरी 2022 को संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास परियोजना का उद्घाटन किया था। इस दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ ने घोषणा की कि मॉरिशस में अब एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम भारत के गौरव महात्मा गांधी के नाम पर होगा। भारत के गौरव जो महात्मा गांधी हैं उनके नाम पर होगा। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये देखेंगे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो 35वां है, यह 2022 का आयोजन जो है 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2022 तक फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। इस मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया। इस वर्ष के मेले में उज्बेकिस्तान ने भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लिया। इस वर्ष मेले की थीम स्टेट जम्मू और कश्मीर है। अगला देखेंगे गणतंत्र दिवस परेड 2022 है। 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। कौन सा 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया? विजेता देखेंगे तो 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। किसको? उत्तर प्रदेश की झांकी को। तीनों सेनाओं में भारतीय सेना की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ को सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी के रूप में नामित किया गया। केंद्रीय मंत्रालय विभागों की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया। लोकप्रिय श्रेणी में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। अगला देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, ये कहाँ पे स्थापित हो रहा है उसके बारे में भी देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक इग्लू कैफे खुला है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और जो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है, इस कैफे का नाम स्लोगलू है, जिसे वसीम शाह ने बनवाया। किसे बनवाया है? वसीम शाह ने बनवाया है। इससे पहले सबसे बड़ा जो कैफ़े जो था वो स्विट्जरलैंड में था। स्विट्जरलैंड का कैफ़े 33.8 फीट लंबा और 42.4 फीट व्यास का है। यह कैफ़े इस क्षेत्र के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक बन गया है। एस्किमो जनजाति के बर्फ के घरों को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं, और उसी का यह बनाया गया है। इग्लू को ही इग्लू कैफे उसी की तरह बनाया गया है। अगर देखेंगे तो आर्टिफिशियल सलालम कोर्स, इसके बारे में देखेंगे तो ये क्या है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनने जा रहा है। ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल सलालम कोर्स पर ही होते हैं। अभी भी 2 नेचुरल कोर्स हैं। दो नेचुरल कोर्स कौन कौन से हैं? तो महेश्वर और होशंगाबाद के पास नर्मदा नदी पे बनाए गए हैं, और इन्हीं कोर्स पर खिलाड़ी जो है अभ्यास करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है आपका वह है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। भारत में कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। एक केंद्र निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? तो पहला है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है, जिसे कहा जाता है NCOECCU। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, और नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन यह है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु।
आगे देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समर्थन से इन केंद्रों को तैयार किया जा रहा है। अटल सुरंग, इसके बारे में हम लोग बहुत सुने हैं, इनके बारे में देख भी लेते हैं। तो 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग की आधिकारिक तौर पे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके का एक संगठन है जो प्रमाणित करता है कि प्रामाणिकता के साथ वैश्विक असाधारण रिकॉर्ड को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा राजमार्ग बन गया, राजमार्ग सुरंग बन गया है अटल सुरंग। इसके बारे में और देखते हैं, मनाली को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को यह सुरंग राष्ट्र को समर्पित की थी। यह सुरंग जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में मनाली के पास सोलंग घाटी को सिस्सू से जोड़ती है। यह पूर्व में रोहतास सुरंग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? रोहतास सुरंग। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी, इसके बारे में देखते हैं। तो रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। उत्तर प्रदेश ने कुश्ती खेल को गोद लिया है। किसको? कुश्ती खेल को कौन लिया है? उत्तर प्रदेश। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ओलंपिक के इतिहास में कुश्ती खेल में भारत के द्वारा जीते गए पदक, विजेता देखेंगे केडी जाधव, वर्ष जो है 1952, और इसमें जीते थे कांस्य पदक। सुशील कुमार जो है 2008 में, और इसमें जीते क्या हैं? कांस्य पदक। सुशील कुमार 2012 में रजत पदक जीते हैं। योगेश्वर दत्त 2012 में कांस्य पदक जीते हैं, और साक्षी मलिक 2016 में एक कांस्य पदक जीती हैं। रवि दहिया 2020 में रजत पदक, और बजरंग पुनिया 2020 में कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है डार्क थॉन 2022, इसके बारे में देखते हैं। डार्क थॉन के बारे में, तो 15 फरवरी 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसे एनसीबी ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने हेतु डार्क थॉन 2022 का आयोजन किया है। आगे है वाटर टैक्सी सेवा। वाटर टैक्सी सेवा बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2022 को मुंबई में वाटर टैक्सी शुरू की गई है। वाटर टैक्सी सेवा पहली बार जुड़वा शहरों मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगी। सागरमाला कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित इस परियोजना की कुल लागत जो है 8.37 करोड़ रुपए है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र यह कहाँ पे है, कैसे है, ये भी देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में 19 फरवरी 2022 को एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर 7 फरवरी 2022 को गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर VSCIC का शुभारंभ किया गया। यह इनोवेशन सेंटर जो है राज्य में राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। इसकी घोषणा 7 जनवरी 2020 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की थी। गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप और उद्यमिता परिषद यूनिसेफ की साझेदारी में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखेंगे 100वां हर घर जल जिला, इसके बारे में देखेंगे। फरवरी 2022 को जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी पहुंचाकर 1 और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंबा देश का 100वां हर घर जल जिला बना है। चंबा हर घर जल जिला बनने वाला 5वां आकांक्षी जिला है तथा अन्य 4 हर घर जल जिले आकांक्षी जिले जिसमें है भद्राद्री कोठागुडम, जयशंकर भूपलपल्ली, कोमाराम भीम, आसिफाबाद सभी तेलंगाना में हैं और हरियाणा का मेवात है। जल जीवन मिशन 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराने के सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए सही दिशा में है।
15 अगस्त 2019 को मिशन की घोषणा के समय 19.27 करोड़ घरों में से केवल 3.23 करोड़ यानी 17% घरों में ही नल की पानी के कनेक्शन थे। आगे देखते हैं नोट में। तो भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला जो है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। अब भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य देखेंगे तो वह राज्य है गोवा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका वह है पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। इसके बारे में देखेंगे तो भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पे बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थापित किया गया है। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टान से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। यह संयंत्र जो है 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बाटोमा एनर्जी लिमिटेड और विजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। अगला है दुर्गा तेल कुआं। दुर्गा तेल कुआं के बारे में देख लेते हैं। 21 फरवरी 2022 को वेदांता समूह की कंपनी केयर्न्स ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल की खोज की है। यह तेल केयर ऑयल एंड गैस द्वारा एक ब्लॉक में खोजा गया था जो उन्हें ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत दिया गया था। ब्लॉक RJON-HP 2017 बाड़मेर जिले के चौहट्टन और गुड़ामालावाड़ी तहसील में स्थित है। इस ब्लॉक में वेदांता का 100% पार्टनरशिपेटिंग इंटरेस्ट है। यह खोज जो है तीसरी ऐसी खोज है जिसने कंपनी ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत सूचित किया है और इसे दुर्गा नाम दिया है। अगला राष्ट्रीय ई विधान NEVA लागू करने वाला राज्य। 19 मार्च 2022 को नागालैंड ने राष्ट्रीय ई विधान नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा परियोजना को सफलतापूर्वक लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। नेवा परियोजना का उद्देश्य जो है देश के सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाना है जिससे कई अनुप्रयोग की जटिलताओं के बिना एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। नागालैंड के मुख्यमंत्री जो है नेफ्यू रियो हैं और 2011 के जनगणना के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला भारत का एकमात्र राज्य जो है नागालैंड है। विधानसभा सीट देखेंगे तो टोटल 60 है। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक, इसके बारे में देखेंगे तो 14 मार्च 2022 को कर्नाटक सरकार द्वारा भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है। एक्वेरियम बेंगलुरु स्थित डिजिटल स्टार्टअप कंपनी एवाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर की पहल है। IT और कौशल विकास और उद्यमिता के साथ टिकाऊ प्रौद्योगिकी को संयोजन करने वाला एक अनूठा नवाचार बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से जारी है। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम सभी संसाधनों और स्रोतों से जल संबंधी डेटा की एक विशिष्ट सूची प्रदान करता है जो कि एक सामान्य और विकासात्मक चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। आगे आपका राजस्थान में अफ्रीका की बोमा तकनीकी, तो इसके बारे में देखेंगे तो राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग जो है यह चीतल या चित्तीदार हिरणों को पकड़ने और उसमें मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व पहुंचाने के लिए किया गया था। बोमा कैप्चरिंग तकनीक अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय है जिसमें फनल जैसे बाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें एक बाड़े में पहुंचाया जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डॉक्टर सलीम अली बर्ड मैन ऑफ इंडिया की एक कर्म स्थली है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है डॉक्टर सलीम अली को आप जानते हैं, ये बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं कि कर्म स्थली हो जाएगी। आगे देखेंगे इंद्राणी मेडिसिटी, इसके बारे में देखेंगे तो भारत का पहला चिकित्सा शहर मेडिकल सिटी महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुका में 300 एकड़ भूमि क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसका नाम इंद्राणी मेडिसिटी होगा। भारत सरकार की यह परियोजना जो है 10,000 करोड़ से अधिक निवेश को आकर्षित करेगी। यह चिकित्सा शहर न होकर केवल चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करेगा बल्कि एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार भी प्रदान करेगा। आगे देखेंगे विंग्स इंडिया 2022, इसके बारे में देखते हैं। विंग्स इंडिया 2022 के बारे में तो 24 मार्च
से 27 मार्च 2022 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है। यह नागरिक उड्डयन, वाणिज्यिक, सामान्य और व्यावसायिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है, जो देश को विश्व के शीर्ष उड्डयन केंद्र में बदलने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस कार्यक्रम की विषय वस्तु इंडिया @75 है, विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज है। अगला जो टॉपिक है वह है महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल। इसके बारे में देखेंगे तो 16 मार्च 2022 को मेडागास्कर की राजधानी एंटानानरियो, कौन सी है मेडागास्कर की राजधानी, तो एंटानानरियो में महात्मा गांधी हरित तिराहे का अनावरण किया गया है। पट्टिका में हरा शब्द सतत विकास और पर्यावरण को बचाने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जयंती के अवसर पर बापू केशवानंद जी के आश्रम में गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे इसमें देखेंगे तो यह प्रतिमा जो है हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत देश भर के चारों दिशाओं में बन रही 4 प्रतिमाओं में से दूसरी है। हनुमान जी की पहली ऐसी भव्य प्रतिमा का उद्घाटन 2010 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में उत्तर में किया गया था। मोरबी की मूर्ति पश्चिम में स्थापित की गई है। तीसरी प्रतिमा दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थापित की जाएगी। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में पूर्व में अंतिम प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आगे देखेंगे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के बारे में। तो अप्रैल 2022 में आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा हैदराबाद और मुंबई शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड इस तीसरे संस्करण में हैदराबाद और मुंबई ने आर्बर डे फाउंडेशन के कार्यक्रम में विश्व के 21 देशों के 136 अन्य शहरों के साथ यह मान्यता प्राप्त की है। इन 2 भारतीय शहरों ने स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के विनिर्माण में शहरी पेड़ों और हरियाली को उगाने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए मान्यता प्राप्त की है। हैदराबाद को लगातार दूसरे वर्ष यह मान्यता दी गई है। वर्ष 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर था जिसे 2020 तक ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई थी। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात दौरे के समय दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया था, जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन पशुपालन को समर्पित है। बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन में बनासकांडा जिले में सहकारी दूध उत्पादन संघ द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे बनास डेयरी के नाम से जाना जाता है। यह भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, इसके बारे में देखेंगे तो 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जम्मू संभाग की सांबा जिले की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। पल्ली गांव ऊर्जा स्वराज की एक बड़ा उदाहरण है। कार्बन न्यूट्रल सूर्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को संदर्भित करता है। कार्बन न्यूट्रल शब्द का प्रयोग जो है ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग और कृषि के संदर्भ में किया जाता है। आगे है आपका वह है आर्ट पार्क के बारे में देखेंगे तो 14 मार्च 2022 को देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। आर्ट पार्क को भारतीय विज्ञान संस्था IISc बेंगलुरु द्वारा स्थापित किया गया है। भारत के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया। इसमें देखेंगे तो अप्रैल 2022 में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक या ECOSOC के 4 प्रमुख निकायों के रूप में चुना गया है। इसमें भारत का कार्यकाल जो है 4 वर्ष मतलब 2023 से लेकर 2027 तक
होगा। इस निकाय जो यह निकाय जो है यह निम्नलिखित में है। इसमें देखेंगे कौन कौन सा है, तो इसमें देखेंगे तो सामाजिक विकास आयोग है, गैर सरकारी संगठन समिति है, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति। इसके अतिरिक्त प्रीतिसरण आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी मिशन हेतु फिर से चुनी गई। दिसंबर 2018 में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रतिसरण को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति पर एशिया प्रशांत सीट के लिए निर्विरोध चुना गया। नोट में देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है इसमें 54 सदस्य हैं। मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ, इसके बारे में देखेंगे तो 2 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जो है मानव तस्करी मामलों का प्रभावी तरीकों से निपटान एवं महिला एवं लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाते हुए तस्करी रोधी इकाइयों को प्रशिक्षित कर उसकी क्षमता बढ़ाना है। इसके लिए यह क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों एवं अभियोजनों को मानव तस्करी का मुकाबला करने हेतु प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। अगला है आपदा रोधी अवधारणा गठबंधन CDRI। इसमें देखेंगे 4 अप्रैल 2022 को मेडागास्कर आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान CDRI का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य जो है सतत विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नई और मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रणालियों की अनुकूलता को बढ़ावा देना है। इसमें 30 सदस्य देश और 7 संगठन शामिल है। CDRI का सचिवालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। जुलाई 2022 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी बुनियादी ढांचों के लिए गठबंधन CDRI को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी दी है। इसे संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्त अधिनियम 1947 द्वारा परिकल्पित छूट, उन्मुक्त और विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य जो है जलवायु और आपदा जोखिम हेतु अवसंरचना प्रणाली और लचीलेपन को बढ़ाना है, जिससे सतत विकास सुनिश्चित हो सके। आगे है आपका, इसे 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन लॉन्च किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद भारत सरकार की दूसरी एवं प्रमुख वैश्विक पहल है। इसकी स्थापना के बाद 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन सदस्य के रूप में CDRI में शामिल हुए। रेडियो अक्ष के बारे में देखेंगे तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया। इसका नाम रेडियो अक्ष रखा गया। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल समक्ष द्वारा लॉन्च यह चैनल नागपुर में विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसके बारे में देखेंगे तो 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO यानी GCTM का उद्घाटन किया है। इससे आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। यह विश्व में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र होगा। नोट में देखेंगे तो WHO 7 अप्रैल 1948 मुख्यालय जो इसका जिनेवा है, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। अब महानिदेशक देखेंगे तो टेड्रोस अधनोम है। कौन है? टेड्रोस अधनोम। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग, इसके बारे में देखेंगे तो सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा 16,580 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सिंकुला दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। सिंकुला सुरंग की लंबाई जो 4.25 किलोमीटर होगी, जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट योजक की शुरुआत की गई है। सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व समारोह 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें सिख गुरु
तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व समारोह के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। इसके साथ वे आज़ाद भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्हें सूर्यास्त के बाद लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है। इस किले में मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का आदेश जारी किया था और इसी वजह से लाल किले को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के आयोजक स्थल के रूप में चुना गया। इस दौरान उन्हें डाक टिकट पे 400 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया। हिंद हिंद दी चादर किसे कहा जाता है? तो गुरु तेग बहादुर को। किसे कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर को। आगे देखते हैं, तो अगला जो है वह है 10 गीगावाट की संचयी और सौर प्रतिष्ठानों को पार करने वाला पहला राज्य। तो मेरकाम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया जिसमें 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित किया गया है। तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी और लॉरेंस लैब्स के साथ साझेदारी में इसकी उत्कृष्टता केंद्र के स्थापना का समर्थन किया। आगे देखेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन। 5 मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया है। इस आयोग के पदेन सदस्य देखेंगे तो सुशील कुमार चंद्रा पूर्व चुनाव आयुक्त और के शर्मा राज्य चुनाव आयुक्त हैं। क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू कश्मीर के लिए, 47 कश्मीर क्षेत्र के होंगे। 9 विधानसभा क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखा गया है। इसमें से 6 जो हैं जम्मू क्षेत्र में और 3 जो है कश्मीर घाटी में है। नोट देख लेंगे तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बनाए गए थे। पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख। कल्हड़ की राजतरंगी ग्रंथ में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। भारत की 100% डिजिटल बस सेवा। तो अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र की तत्कालीन राज्य पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई में डिजिटल बस का उद्घाटन किया जो गेटवे ऑफ इंडिया के चर्च गेट रूट पर चली। इसे इस अनूठी टैप इन टैप आउट सुविधा के साथ लॉन्च किया गया। भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है जिसका उद्देश्य बस टिकट प्रणाली के डिजिटीकरण को बढ़ावा देना है, बढ़ाना है। यह प्रणाली जो है यात्रियों को सुविधा सुगमता प्रदान करेगी क्योंकि वे अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर स्मार्टफोन पे चलो ऐप के माध्यम से टैप इन करने में सक्षम होंगे। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के बारे में देखेंगे तो अप्रैल 2022 में मध्य अफ्रीकी गणराज्य CAR में बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है। इसके साथ ही ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। इसके पहले जो है अल सल्वाडोर जो है सितंबर 2021 में बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना था। वर्तमान में CAR अपनी मुद्रा के रूप में फ्रांस समर्थित CFA फ्रैंक का इस्तेमाल करता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा है। ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, इसके बारे में देखेंगे तो अप्रैल 2022 में ब्रिटेन ने भारत के साथ ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप GIP लॉन्च किया है। यह TDC फंड यानी ट्राईलैटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड के लिए एक खाके का काम करेगा। ट्राईलैटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट के रूप में देखा जा रहा है। इसके जरिए हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करने की तैयारी है। TDC फंड के माध्यम से भारत की ओर से जापान, जर्मनी और फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर काम किया जाएगा। भारत की ओर से ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप में जो निवेश किया जाएगा वह TDC फंड के जरिए होगा। GIP के जरिए अफ्रीका, एशिया और इंडो पैसिफिक में निवेश किया जाएगा। रूस संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटक संगठन से बाहर। इसके बाद देखें तो रूस ने संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हटने की घोषणा की है। रूस के इस निर्णय की घोषणा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन
UNWTO के द्वारा की गई है। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की सदस्यता को निलंबित करने के लिए UNWTO में 27 अप्रैल 2022 को वोटिंग होनी थी। रूस ने वोटिंग से पूर्व ही संयुक्त राष्ट्र की इस निकाय से हटने की घोषणा कर दी। UNWTO 1975 में स्थापित हुई थी और इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। आगे देखेंगे चक्रवाती तूफान आसानी, इसके बारे में देखेंगे तो मई 2022 में दक्षिण बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्यवर्ती और आसपास के क्षेत्र से चक्रवाती तूफान आसानी का निर्माण हुआ था। इस चक्रवात का नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया था, जिसका सिंहली में अर्थ क्रोध होता है। 2020-21 में भारत में आने वाले चक्रवात तौकते, यास, निसर्ग और अम्फान है। तौकते देखिए तोरकाते म्यांमार आवाज़ करने वाली छिपकली है, म्यांमार की है तोरकाते जो आवाज़ करने वाली छिपकली है। आगे देखेंगे वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश, दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जो वन्य जीवों का कानूनी अधिकार देने का निर्णय लिया है। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का निर्णय इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक बंदर एस्टेलिटा के मामले की सुनवाई के दौरान अप्रैल 2022 में सुना। इस ऊनी वानर को 1 माह की आयु में उसे जंगली आवास से घर लाकर पालतू बनाया गया तथा 18 वर्ष बाद वहां के वनाधिकारियों ने उसे मालिक से छीनकर चिड़ियाघर में रख दिया। मोटे अनाजों से संचालित भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र, इसके बारे में देखेंगे 30 अप्रैल 2022 को बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाजों से संचालित भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। पूर्णिया जिले में एक निजी निवेशक ने 105 करोड़ रुपए की लागत से यह संयंत्र स्थापित किया। नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले इस संयंत्र में कोई अपशिष्ट नहीं निकला और इस संयंत्र में किसानों से प्रतिदिन चावल की 130 टन भूसी और 150 टन चावल अथवा मकई की खरीद की जाएगी। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला, उड़ीसा राज्य एसटी और एससी विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान RMRC भुवनेश्वर के साथ एक आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना ट्राई हब के लिए 4 मई 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य, तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राज्य के कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए नाश्ते की योजना की घोषणा की है। राज्य में कुपोषित बच्चों पर भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन पर आधारित विशेष पोषण योजना के साथ ही उसमें सत्ता में अपना पहला वर्ष पूरा किया। सरकार इसे राज्य व्यापी योजना बनाने से पहले कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए चुनिंदा स्कूलों में निगमों, नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करेगी। आगे देखेंगे विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल। सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ बना है? तो विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में निर्मित कर उपयोग हेतु शुरू किया गया। इस ब्रिज का नाम बैकलॉग ब्रिज है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ वाइट ड्रैगन होता है। क्या होता है? वाइट ड्रैगन। यह ब्रिज जो है 632 मीटर लंबा यानी करीब 2073 फीट का है, जिसकी ऊंचाई जो 150 मीटर यानी 492 फीट है। वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है। संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति, इसके बाद देखेंगे तो 15 मई 2022 को देव सहायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस यानी कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। देव सहायम संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति हैं। उन्होंने 18वीं शताब्दी में तत्कालीन त्रावणकोर साम्राज्य में ईसाई धर्म अपना लिया था। पोप फ्रांसिस वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका में संतों की सूची के नाम में शामिल करते हुए 9 अन्य लोगों के साथ देव सहायम पिल्लई के भी संत होने का ऐलान किया। आगे देखेंगे देव सहायम पिल्लई का जन्म 13 अप्रैल 1712 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नट्टलम गांव में हुआ था। 13 मई 2022 को स्काई ब्रिज 721 नाम से विश्व के सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन पुल को चेक गणराज्य के एक पर्वतीय
में जनता के लिए खोल दिया गया। आगे देखेंगे निवेश प्रोत्साहन समझौता। निवेश प्रोत्साहन समझौता में 23 मई 2022 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते पर भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन DFC के सीईओ स्कॉट नाथन ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने 1997 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते की जगह ली। इस समझौते से भारत की विकास परियोजना के लिए निवेश आएगा और वर्ष 1997 में निवेश प्रोत्साहन समझौते के बाद कई उल्लेखनीय काम हुए थे। उनमें एक नई एजेंसी DFC का निर्माण भी शामिल है। यह अमेरिकी सरकार की डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी है। अगला है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसके बारे में देखेंगे। 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया। यूक्रेन पर हमले और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर UN ने रूस को निलंबित कर दिया। UNHRC 2006 में स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब देखेंगे अनुच्छेद 142 के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे AG पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश जारी किया है। पेरारीवलन पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के केस में अपने 3 अन्य साथियों के साथ दोषी ठहराया गया था और पिछले 30 वर्षों से जेल की सज़ा काट रहा था। मई 1991 में एक चुनावी रैली के दौरान एक महिला ने खुद को बम से उड़ा लिया था, जिसकी चपेट में आकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान चली गई थी। जिसके बाद पेरारीवलन के साथ साथ मुरुगन, संथन और नलिनी को उम्र कैद की सजा दी गई। सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है और कहा है कि इसके व्यावसायिक कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 2020 में सेक्स वर्कर को अनौपचारिक श्रमिक के रूप में मान्यता दी थी। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 377 के तहत अपनी ऐतिहासिक फैसले में होमोसेक्सुअलिटी समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया। अब भारत में सहमति से समलैंगिक यौन संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं है। आगे देखेंगे बंदर की एक नई प्रजाति सेला मकाक। कौन सा? सेला मकाक। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण और कलकत्ता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल में बंदर की एक नई प्रजाति सेला मकाका सेलाई की खोज की है। GSI के निदेशक धृति बनर्जी ने कहा है कि सेला मकाई नाम की नई प्रजाति राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में पाई जाती है। यह नाम जो है सेला दर्रा के नाम पे रखा गया है, जो समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रा है। सेला पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में दिरांग और तवांग शहरों के बीच स्थित है। आगे है समान नागरिक संहिता। तो देखिए दोस्तों, समान नागरिक संहिता, इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। और अगर आप लोगों को ये टॉपिक और ये सारे करंट अफेयर अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी वीडियो पे ज़्यादा व्यू आएंगे और मेरा हौसला बढ़ेगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों को PDF का चाहिए इस बुक का, तो हमारा व्यू कम से कम 1000 प्लस होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को इस बुक की पूरी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा और टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा। लेकिन उसके पहले आप लोगों को भी मेरे साथ मेहनत करना होगा, थोड़ा सा मेरा भी हेल्प करना होगा, ताकि मैं भी कुछ
आप लोगों से उम्मीद कर सकूं, ताकि आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो व्यू ज़्यादा बढ़ेंगे, थोड़ा सा मुझ में भी कॉन्फिडेंस आएगा और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छी वीडियो को दूंगा। और इसके साथ साथ जितने भी बुक पढ़ाते हैं तो सारे बुक के पीडीएफ भी अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन ये तभी कराऊंगा जब आप लोग अपने दोस्तों के साथ सारे के सारे वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो धन्यवाद। और जो भी चीज़ें आप मेरे लिए करेंगे मैं उसको आपसे लगभग लगभग उससे ज़्यादा ही देने का मैं आपको प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।